चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। खूब बढ़िया समझना, मजेदार तरीके से पढ़ना। DISPERSION, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मुझ से बोल, क्या बोलते बेटा इसको? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो कहता है क्या कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? बोलो हाँ या ना यार। तो कहता है क्या, प्रकाश का, सबको पता होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है, मुझे जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में टूट जाती है। प्रकाश के इसी घटनाक्रम को डिस्पर्जन ऑफ लाइट या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या 10th में हम लोग यही पढ़े थे? आज के बाद ना अब समझ क्या कहते ना, चीज वही है। अभी जाइएगा कहीं दूसरी जगह वही पढ़ा जाएगा। जब ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरी बात समझिए बेटा कि अगर प्रकाश प्रिज्म से गुजरे तबे 7 रंग में टूटे, तो जब बारिश के बाद इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? क्या वहां पर हम जाके प्रिज्म लगाने गए थे कि 7 रंग में टूट गया? नहीं सर, वहां पे भी तो डिस्पर्जन होता है। 7 रंग में टूटना ही डिस्पर्जन कहलाता है। इसमें कोई हम नहीं, दूसरा कोई बताएगा वही बताएगा। लेकिन ये 10th तक ठीक था। 10th में पढ़ा जाता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तब वो अपने 7 रंगों में टूट जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो कहता है क्या कि कोई जरूर, अब समझ में आया? क्या ये जरूरी है कि लाइट कभी प्रिज्म से गुजरे तबे 7 रंग में टूटे? नहीं। वायुमंडल में बारिश के बाद क्या हमको इंद्रधनुष का निर्माण दिखाई देता है? रेनबो का फॉर्मेशन दिखाई देता है। लेकिन क्या वहां पर प्रिज्म लगाया गया होता है? नहीं सर, वहां पर कोई भी प्रिज्म हमारा नहीं होता है। उसके लिए समझना इस चीज को कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉची इक्वेशन। 1 नंबर में पूछता है आपको, 1 नंबर में पूछता है कि कॉची समीकरण इनमें से कौन सा है? अरे आनंद बोल। आइए, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कॉची इक्वेशन, CAUCHY, कॉचीज इक्वेशन, EQUATION, मतलब कॉची का समीकरण। ठीक, कॉची साहब ने कहा, एक रिलेशन दिया, एक संबंध बताया किसके किसके बीच में? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक और जो लाइट आ रही है उसके तरंगदैर्घ्य के बीच में। तो अपना मार बेटा, नया टॉपिक स्टार्ट भेज में समझ में आ गई। अकल नया टॉपिक स्टार्ट भेज कोनो से पूछिए शामिल बैच में 2 लड़की क्लास से बाहर निकाल दे। नहीं, वो हमारे संस्थान से मत पढ़िए। हाँ, खाली लोग 4 बार वार्न कर चुके थे। आह्वान करने के बाद नया टॉपिक था, है ना। और उसके बाद वो लोग क्या कर रहे थे? गप कर रहे थे। हाँ, बेइज्जत करके भगोले निकाल। तो समझेंगे तब ना समझ में आएगा। जब हम समझने का ही प्रयास नहीं करेंगे तो हमको चीजें, आसान से चीजें क्या जो नहीं टफ होने लगेंगी। कहते हैं क्या कि डिस्पर्जन कॉची समीकरण। तो कॉची ने जो समीकरण दिया वो किसके बीच में समीकरण दिया? तो उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ, मतलब जो माध्यम है उस माध्यम का अपवर्तनांक और जो प्रकाश आ रही है उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बीच में क्या दिया? एक संबंध दिया, एक रिलेशन दिया। बोल हाँ या ना। वो रिलेशन क्या था? तो सुनो, कॉची ने कहा कि n बराबर, क्या बराबर बेटा? n बराबर a प्लस b बाई लेमडा का स्क्वायर। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएंगे तो इतना ही लिखा रहेगा। अरे आनंद बोल। लेकिन इसके बाद भी समीकरण होता है प्लस में डॉट डॉट डॉट। यही है हमारा कॉची का समीकरण। यहां पर देखो, a और b हमारा कोई भी 2 पॉजिटिव कांस्टेंट है। अरे आनंद बोल, ये क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। तो सोचो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक और लेमडा का मतलब तरंगदैर्घ्य, जो प्रकाश आने वाली उसकी तरंगदैर्घ्य के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। n और लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मतलब समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि n ऊपर है और लेमडा नीचे है। पक्का?
तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। बोल समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब क्या है कि अगर वेवलेंथ का मान बढ़ेगा, वेवलेंथ का मान बढ़ेगा, तो वेवलेंथ का मान बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान, बात समझ में आ रही है कि अगर हम वेवलेंथ का मान क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक होगा उसका मान क्या होगा बेटा, घटेगा। इतना समझ में आ गया? चलो अब कहने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है कि साहब जैसे मान ली कि साहब कोई जरूरी नहीं कि प्रिज्म लगाएं, कोई जरूरी नहीं है कि प्रिज्म लगाएं, इधर एक माध्यम हो गया, इधर एक माध्यम हो गया। अब लाइट ऐसे आती है ना, ये लाइट ऐसे आएगी। अब आने के बाद क्या करेगी बेटा, यहाँ से एक माध्यम से जो दूसरे माध्यम में जाएगी, ये 7 रंगों में अपना बटना चालू हो जाएंगे। मैटर समझ में आया? यही डिस्पर्जन कहलाता है। घटना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। इधर से लाइट आएगी, जब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम, मतलब हवा से पानी में गई, ग्लास में गई, कहीं गई, तो जैसी वो जाती है किसी मीडियम में, तो मीडियम में जाने से, वो माध्यम में जाने से वो अपने 7 रंगों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। बात समझ में आ रही? अब है कि मैटर है कि सर जब चैप्टर का हेडिंग डाले हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, चैप्टर का हेडिंग क्या डाला गया है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो अब ये लाइट आ रही है तो अपने 7 रंगों में टूट जा रही है। अब जब लाइट आ रही है तो अपने 7 रंगों में टूट रही, लेकिन अभी तक इस चैप्टर से जस्ट पहले अगर कोई लाइट आती थी, कोई लाइट ऐसे आती थी, तो ऐसे बेंड खाली कर जाती थी, यहां पर तो 7 रंग में नहीं टूटती थी सर। इसके जस्ट पहले पूरा प्रिंग पढ़ा दिए, क्या प्रिंग से कहा 7 को रंग तोड़े आप, लेकिन साहब अब हम 7 रंग में तोड़ने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं, नहीं डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तब 7 रंग में टूटना चालू करेगा। जब डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं पढ़ेंगे तो 7 रंग में नहीं टूटेगा, तभी टूटना चाहिए। तो हम क्यों नहीं तोड़ते थे, वहां पर क्यों नहीं दिखाते थे, दिखना चाहिए था। तो होता क्या है कि समझना मेरी बात को, अभी तक इस चैप्टर के, इस टॉपिक के शुरू होने से जस्ट पहले हम जो भी यहाँ पर जो भी काम किए हैं, यहाँ पर देखो सब प्रिंट चल रहा है, यहाँ पर जो भी हम काम किए हैं, है ना, सब जगह प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। सभी जगह कहीं भी आप जाइएगा, कहीं भी आप जाइएगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो कहीं भी आप जाएंगे तो यहां पर 7 रंग में नहीं टूटती है। क्यों नहीं टूटती है, तो उसका रीजन है। तो 10th वाला मास्टर से पूछा था, तो लोग अभी भी हमसे नहीं पूछा कि सर तुमको पूछना चाहिए था कि सर अब डिस्पर्जन स्टार्ट हो रहा है तो अभी काहे 7 रंग, तो लोग मन में डाउट उठ नहीं आता है ना। अरे हाँ, तो डाउट आना चाहिए इस बात को कि साहब अब काहे 7 रंग में टूट रहे, पहले 7 रंग में क्यों नहीं टूट रहा है। तो होता क्या है कि सुनो, इस चैप्टर से जस्ट पहले जो भी हम पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, तुमको पढ़ा रहे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे थे। इसमें क्या होता है कि ये जो आने वाली जो लाइट है वह मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ये लाइट कौन सी है बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट। 3 प्रकार के, एक पूछ देगा एग्जामिनेशन में, अरे है ना, तो बोली एग्जामिनेशन में पूछ दे, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोक्रोमेटिक, बाइक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, एक होता है बाइक्रोमेटिक लाइट होती है, और एक होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहता है क्या कि पहले हम लोग जो लाइट गिरा रहे थे बेटा, वो सारे के सारे कौन से लाइट गिरा रहे थे बेटा, मोनोक्रोमेटिक। और मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि साहब ऐसी लाइट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक वेवलेंथ हो। मोनो मतलब एक होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब क्या होता है, 2 गो। बाइक्रोमेटिक मतलब ऐसी लाइट जिसके पास कै गो वेवलेंथ हो, 2 गो वेवलेंथ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक मतलब जिसके पास बहुत सारी वेवलेंथ हो, जैसे व्हाइट लाइट हो गई, श्वेत प्रकाश, अरे बोलना बे, तो व्हाइट लाइट के पास तो बहुत सारी वेवलेंथ होती है, और वहां पर वेवलेंथ का एक रेंज होता है 3800 से लेके 7600 के बीच। अब मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब हम यहाँ पे जो लाइट गिराने वाले हैं वो कौन से लाइट गिराने वाले हैं, पॉलीक्रोमेटिक। कौन से लाइट गिराने वाले हैं, पॉलीक्रोमेटिक। अब लाइट गिराएंगे, व्हाइट लाइट गिराते हैं। देखना कभी भी डिफिनेशन में पढ़ना, 10th के डिफिनेशन में वहां पे लिखा रहता है क्या कि जब श्वेत प्रकाश, प्रकाश नहीं, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, बोल हाँ या ना, तो आप समझ में आ गया, श्वेत प्रकाश का मतलब हो गया वो
पॉलीक्रोमेटिक हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आइए पहले इस कौची क्वेश्चन तो समझ में आ गया। इन कौची साहब ने क्या कहा था, इन्होंने माध्यम के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बीच में एक संबंध दिया था। तो n बराबर, मुझसे बोल, n बराबर a प्लस बी बाई लेमडा का स्क्वायर। मुझसे बोल, बोला रे, n बराबर a प्लस बी बाई लेमडा का स्क्वायर। क्या हमको फॉर्मूला याद हो गया है? मतलब अगर अपवर्तनांक वेवलेंथ का मान अगर बढ़ेगा, वेवलेंथ का मान बढ़ेगा तो माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होगा? घटेगा। एकदम याद रहेगा। अब समझ कि साहब हम लोग सबसे पहले बाइक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक ये सब लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट किसे कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक किसे कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो गया कि एक वर्णी, क्या बोलते बेटा इसको? एक वर्णी। इसका एक और नाम होता है ना? आप जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक वर्णी प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट किसे कहते हैं? आवा तो पर्दा सटा क्या हो, सटा क्या? बस अब आओ। 1 घंटा की क्लास में हमारा 10 बार लो। ओहो विधायक साहब, हमने विधायक से कम बन जा, जनता के सुने के पड़ला सर। हाँ, अब कहीं विधायक के लिए फोन कर तो विधायक सुनी नेता है, लेकिन हमने छोट विधायक बन जा, छोटका विधायक, मिनी विधायक। आओ आई मिनी विधायक जी। अब तनी बोली तो हम मोनोक्रोमेटिक का होला प्रकाश, सुनिएगा कितना बढ़िया हो गया। हम लोग फोन पे बात कर लिए। अब सोचो कि उतना बात कर ले रहते हैं, 2-4 बीघा जमीन बेचा गई रही थे बरा, न समझ में आई। 2-4 बीघा जमीन बेचाए से रोके खातिर व्यवस्था कोई बनी है। अगर यही रही नु तो 2-4 बीघा जमीन ना बेचाई, लिखाई। एगो लड़का से परसों कहीं पैसा दे रहे, पैसा का नहीं जमा हो, 11 से पढ़ रहा है, पैसा का नहीं जमा। ए सर जमीन लिखाई लो वही में सर हाथ खाली हो गई बा। हम कह रहे तो तोर जमीन वाला लिखाता, हमार जमीन वाला ना लिखाई, जरूर लिखाई सर। ऐसा ही तो व्यवस्था बा। अब एक वर्णी प्रकाश किसे कहते हैं? एक वर्णी प्रकाश किसे कहते हैं? लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। पहले तुम सुन, उतारता साथ साथ लिखते रहना, उतार जल्दी कर। आज लेकिन तुम लोग साइकिल बड़ा बढ़िया से लगाया है तुम लोग ऑर्डर में। हाँ जो भी है ठीक किए हैं आप लोग, ना तो वही में पूरा घुसा दिया जाए कि अब दूसर का कोई व्यक्ति आइए ना सकेला, मुंह पे जाम कर दिया जाए। तो अपने इंडिया का ना रोल है, इंग्लैंड के थे। अब हमारा उतना नहीं पता अब जन्म कैसे भइल है, काहे दिले, कितना साल बाद दिले। हाँ अभी समझ में आएगा, 10th में तो पढ़ा दिले मास्टर जाएंगे हो गई हुई। अब समझो, अब समझाए भवन तारा। ओहो 10th का टीचर गलत थोड़ी है। अब 10th में 12th पढ़ा था तो 12th का कोई होता। 10th का मतलब 10th होता है। वहां पर हम क्या बोले, हम गलती थोड़े बोले कि 10th में जो पढ़े थे गलत पढ़े थे, नहीं। समझ में आ रही है? वो 10th के लायक था, लेवल में थे। अब उसी चीज को ना एक्सप्लेन करके हम 12th में पढ़ने वाले हैं, इसलिए 12th आया।
अब 12th के बाद आप जाइएगा इंजीनियरिंग करने, तब एकरो से यही चीज पढ़ना होगा, उसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप पढ़िएगा। चलो करो। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए लिखेंगे बेटा, लाइट ऑफ सिंगल, अरे एस लिखल बा, लाइट ऑफ SINGLE, ना समझ में आए तो देखिए, लाइट ऑफ सिंग कहता कि सर हमने तो हेकरा से खराब खराब राइटिंग समझ जानी जका, ये तो बढ़िया बा। लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक, मोनो EH, हाँ मोनोक्रोमैटिक लाइट। हाँ वो है ना, वो लोग डॉक्टर बने लो। अब बायोलॉजी लोग ठीक लिखल सा, हाँ बाप रे, डॉक्टर के राइटिंग तो और कहीं घिसट दल से बाबू बुझेबे ना कहला। लाइट ऑफ, जल्दी जल्दी लिख, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट। एक तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश को एक वर्णी, जल्दी जल्दी करना बेटा, जल्दी लिखना, एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा होता है आपका बाइक्रोमैटिक, बाइक्रोमैटिक लाइट। बाइक्रोमैटिक का मतलब हो गया द्विवर्णी प्रकाश। किसे कहते हैं? लाइट ऑफ टू वेवलेंथ। इज कॉल्ड, जल्दी जल्दी लिखना बेटा, दो तरंग दैर्ध्य वाली, वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ाया जाएगा ना तो बाइक्रोमैटिक यूज होगा। दो तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश को द्विवर्णी प्रकाश कहते हैं। हो गया बेटा आप लोग का, दो तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश को द्विवर्णी प्रकाश कहते हैं। हो गया, चलो अब इसके बाद आएंगे पॉलीक्रोमेटिक। लाइट के प्रकार, हाँ लड़का 6 महीना बाद आता तो क्या करब, ये बुझे हमारे लगे अटेंडेंस वाला व्यवस्था नहीं है, ना तो हम तो लगा देती सब लोग अटेंडेंस, अपने पता चल गए कितना बार आइल बड़ा, लगवा दी बायोमेट्रिक। अच्छा अगले साल लगवा देते हैं, लेकिन ओकरा में जानते हैं नंबर तो सकना, तो से गार्जियन के नंबर डलवाए एने पंच करब मैसेज अता ना घरे। हाँ ए जल्दी करना, तो सब हो गया। लड़का हाँ हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखते रहो। हाँ चलो तीसरा,
आज तो दशा खराब कर दे बुझे बेहुदा न लाए तेहू जैसे निकल ना रहे जा बैठे रे खाली बा तेहू तो उसने आदमी बाड़े चल जा तीर के बेटा तेरे बुझा ट्रेन के बॉगी में बैठल बनी बैठो वहां पर आराम से बैठो बढ़िया लड़का के साथ बैठो और सब छुदूर बाड़ो सो और पढ़े वाले लड़का बाड़ो सो पढ़े वाले लड़का के साथ बैठे के चाहिए पॉली क्रोमेटिक लाइट पॉलीक्रोमेटिक का लाइट मतलब बहुवर्णी प्रकाश बहुवर्णी प्रकाश किसे कहते हैं लाइट है the light of many wavelength the light of MANY जितना बोलते प्रकाश में लिखो ना जल्दी the light of many wavelength is called polychromatic लाइट मतलब बहुत सारी तरंग धैर्य वाली प्रकाश को बहुवर्णी प्रकाश कहते हैं इट्स ओके इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा व्हाइट लाइट ना व्हाइट लाइट हमारी कौन सी लाइट होगी बेटा पॉलीक्रोमेटिक श्वेत प्रकाश अब एक बाद हमारा ना होला लेना तो उकरम कौन एग्जांपल है रे एगो वेवलेंथ वाला लाइट है पकड़ बड़ा लेजर लाइट लिख लो में आ दूगो लेजर लाइट लगेबे तो बाइक्रोमेटिक हो जाई एगो लाल ले ले एगो पियर ले लिया जल्दी कर हो गया हो गए चलिए आगे बढ़ा जाए चलो अब समझो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है 2 मिनट आज लेट हो जाएगा तो इट्स ओके समझना आज जल्दी समझ लेगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा ना सुन कहते हैं क्या कि खूब ध्यान समझना बेटा है ना मजाक हंसी मजाक नहीं करनी है खूब बढ़िया से अरे पीछे वाला देखना कहते हैं क्या कि ये 2 मीडियम है जिसको ये लाइन क्या कर रहा है सेपरेट कर रहा है इसको बाउंड्री बोलेंगे और ये इधर मान लो वैक्यूम है क्या है बेटा VACCUME जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं निर्वात और इधर मान लो कि कोई हमारा मीडियम है कोई एक हमारा माध्यम है ठीक है बेटा खूब ध्यान से समझना अच्छे से समझना आप भी कल किसी को बता सकते हैं अब है क्या कि हम एक लाइट व्हाइट लाइट अब गिराने वाले हैं यहां से ये जो लाइट गिर रही है आ रही है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं WHIT व्हाइट लाइट जिसको आप हिंदी में श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं ठीक है तो कहता है क्या कि सुनो जब व्हाइट लाइट एक मीडियम से वैक्यूम से जब किसी मीडियम में जाती है माध्यम में जाती है तो वेवलेंथ में चेंज के कारण कि व्हाइट लाइट के पास बहुत सारी वेवलेंथ है तो वेवलेंथ में चेंज के कारण इस मीडियम का अपना कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा बेटा तो वेवलेंथ में चेंज के कारण इस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह चेंज करेगा
कौची के अनुसार। मतलब व्हाइट लाइट क्या है, वी की ओर, क्या 7 रंगों का कॉम्बिनेशन है, VIBGYOR। सुनना, इधर से इधर जाने पर क्या हमारी वेवलेंथ का मान बढ़ती है बेटा? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का, और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर का। सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट की, सबसे कम एनर्जी रेड कलर की। एनर्जी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म में E बराबर एच न्यू, एनर्जी का फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म में E बराबर HC बटा लैम्डा, E बराबर HC बटा लैम्डा। फ्रीक्वेंसी के टर्म में E बराबर h न्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू E बराबर 12400 बटा लैम्डा। लैम्डा किस में, एंगस्ट्रॉन में। एनर्जी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पक्का शाम में 6:30 से 7:30 में पढ़ाया जा रहा है। उसमें प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका स्टार्ट हुआ है। आप सभी लोग आज से लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे और 100% जुड़ेंगे बेटा। आप लोग के लिए वो बैच खोला गया है, कोई हम अपने लिए नहीं खोले, बार बार कह रहे हैं, है ना, कि आपका डिवीजन हो जाए। आप दूर हैं, 1 किलोमीटर के रेडियस में आप संस्थान में आएंगे। 1 किलोमीटर से ज्यादा, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से ज्यादा अगर रेडियस में अगर है तो साहब आप घर पर 6:30 में आपको लाइव आ जाना है। 6:30 से 7:30 जिस टाइम में आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, घूमने जाते हैं, उसी टाइम में आके अपना पढ़ लेना है। अरे हाँ ना, बोल कॉपी किताब खोल के, कॉपी खोल के, ऐसे नहीं खाली मोबाइल लिए हुए घूम रहे हैं, रास्ता में जा रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, वैसा नहीं बेटा। पढ़ाई शांत चित्त मन का होना चाहिए। आप रखिए, रूम बंद कर लीजिए, पैक हो जाइए और तब जाके पढ़िए। हम बोल रहे हैं तो आप भी वहीं पर रूम में ही अपना क्या कीजिए, बोलिए, वो बोलने से याद हो जाएगा वहां पर। उसीलिए आपको बताया जा रहा है। तो देखो, इधर से इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ का मान बढ़ रहा है। अभी हम पढ़े थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब अगर तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होगा, घटेगा। अब नॉर्मल कंडीशन समझ लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान घट रहा है, मतलब सबसे कम अपवर्तनांक किसके लिए है, लाल रंग। जैसे मान लो कि अगर ये ग्लास है, शीशा है, तो शीशे का अपवर्तनांक 1.5 होगा, 1.5। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इसका जो अपवर्तनांक कितना है, खूब ध्यान समझना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5। किसी माध्यम का अपवर्तनांक चेंज नहीं होता है, तो इसका भी अपवर्तनांक चेंज होने वाला नहीं। लेकिन यही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए कुछ और होगा और वायलेट कलर के लिए कुछ और होगा। लाल रंग के लिए इसी माध्यम का अपवर्तनांक कुछ अलग होगा और बैगनी रंग के लिए इसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कुछ और होगा। कैसे, तो सुनो, n का मान घटना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कम होना। तो कम होने का मतलब मीडियम रेयरर की आंसर, रेयरर विरल माध्यम होगा। जिसका अपवर्तनांक जितना ही कम होता है, क्या वो माध्यम उतना ही विरल होता है बेटा? और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होते जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, क्या वो मीडियम उतना ही डेंसर होते जाता है बेटा, सघन होगा। मतलब सुन, हेने से हेन, अभी हम फॉर्मूला से ही पढ़ा देंगे, हम फॉर्मूला भी बताएंगे। मतलब कोई ट्रिक फ्रिक नहीं कर रहे हैं, बात समझ आ रही है कि ऐसे नहीं कि मुजवानी बता दी, मुजवानी नहीं, सब चीज जो लॉ दिया गया उस लॉ के अनुसार आपको पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। खाली ध्यान सुनना कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, और वेवलेंथ ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक का मान, मतलब लाल के लिए यही माध्यम यही है, लेकिन लाल के लिए यही माध्यम क्या होगा, विरल की सघन, विरल इनका मान कम होगा, तो लाल के लिए यही माध्यम क्या होगा, विरल, और वायलेट के लिए यही माध्यम क्या होगा, सघन होते जाएगा। और जो सघन में जाता है जब, क्या वो नॉर्मल पास में होता है, और जो विरल में जाएगा वो नॉर्मल से दूर जाता है। मतलब सोच कि अगर यहां से ऐसे जा रहे हैं तो वेवलेंथ का मान बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान, मतलब माध्यम विरल होते जा रहा है। और सबसे ज्यादा विरल माध्यम किसके लिए हो रहा है, रेड कलर। सबसे ज्यादा रेयरर मीडियम किसका हो रहा है, रेड कलर के लिए। रेड कलर के लिए मीडियम सबसे ज्यादा रेयरर है, मतलब क्या वो नॉर्मल से सबसे ज्यादा दूर पर रहेगा। तो नॉर्मल से सबसे ज्यादा दूर रहेगा, तो ध्यान से देख, लाइट जब ऐसे आने वाली है ना बेटा, तो सबसे इधर कौन होगा, वायलेट। और समझ में आ गया, और सबसे इधर कौन होगा, रेड। फीलिंग समझ में आया। लेकिन दोनों क्या होगा, सब बेंडे होगा, क्योंकि लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है, तो मीडियम में जाने से वो क्या करता है, नॉर्मल की ओर बेंड होगा। लेकिन सबसे कम बेंडिंग किसका होगा, रेड का, और सबसे ज्यादा बेंडिंग किसका होगा,
वायलेट का। समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोग को इससे समझ में तो आ गया कि साहब जैसे ही वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अनुसार, जैसे वेवलेंथ के अनुसार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ही बदलेगा, अरे है ना, तो बोल क्या वो 7 रंग में टूटना चालू कर देगी? क्योंकि एक वेवलेंथ के लिए वही डेंसर होगा, दूसरे कलर के लिए वही मीडियम हमारा क्या होता जाएगा, रेयरर। इसलिए कोनो नॉर्मल के पास में ज्यादा होगा, कोनो नॉर्मल से दूर ज्यादा होगा। बोल समझ में आया हम लोगों? अब इसी चीज को हम आपको मैथमेटिकली समझा रहे हैं, लॉ के अनुसार। समझना बेटा, कहते हैं क्या, स्नेल्स लॉ हम लोग को याद है बेटा? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल, हाई अभी रखे रहना, इसमें और आगे बढ़ते जाएगा। स्नेल्स लॉ, जैसे लॉ पढ़े थे ना, स्नेल्स लॉ हो, वो फॉर्मूला याद है? पूरा फॉर्मूला साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटा n1 बराबर लेमडा 1 बटा लेमडा 2 बराबर c1 बटा c2। याद है? याद होना चाहिए। फिर से साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटा n1 बराबर लेमडा 1 बटा लेमडा 2 बराबर c1 बटा c2। याद है हम लोग को? वैसे ही ये भी आगे बढ़ते जाएगा, है ना, बहुत सारी चीज पढ़ाएंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल साहब ने क्या कहा, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। खूब ध्यान से देखना। अब ये जो श्वेत प्रकाश आ रही है, जो व्हाइट लाइट आ रही है, ये तो किसी एंगल से आ रही होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम लाइट गिरा रहे हैं। तो आई हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। आई क्या हो गया, आई हमारा बदलने वाला नहीं है। तो ये जिस एंगल से आ रही है हमारा फिक्स्ड है। तो सोचो कहां से आ रही है, वैक्यूम से। बोल n1 का मान क्या रखा जाए, साइन। कितने एंगल से आ रही है, n2 का मान n, साइन r का मान निकालना है। तो यार सोचो कि साइन r बराबर साइन r बराबर साइन आई बटा में n। बोल होगा कि नहीं होगा? अब तुम इन्हें ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो साइन आई है, क्या ये तो हमारे कांस्टेंट वैल्यू है? ये तो बदलने वाला नहीं है बेटा। कांस्टेंट का मतलब नियत। इतना अंग्रेजी समझ में आता है ना बेटा? तो सोचो कि कितने एंगल से आ रही है, तो फिक्स्ड है। किसी भी, कोई 30 डिग्री पे गिरा रहा होगा, कोई 40 डिग्री पे गिरा रहा होगा, कोई 60 पे गिरा रहा होगा, गिरा रहा है तो फिक्सन है, अब तो नहीं बदलना है। तो ये आई का मान क्या है, फिक्स्ड है। तो साइन आई का मान क्या हो गया बेटा, फिक्स्ड। खूब ध्यान सुनना। और जब साइन आई का मान फिक्स्ड है तो देखो साइन आर और आई तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, ये तो बदलने वाला नहीं है। तो साइन आर और एन यही ना बदलने वाला है बेटा, बोल है ना? तो एक चीज याद है तुमको, साइन थीटा में, साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा में अगर थीटा का मान बढ़ाओगे तो साइन थीटा का मान बोल क्या होगा, पूरा साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। क्योंकि साइन 0 डिग्री का एंगल कम है, थीटा का मान 0 लेते हैं, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। लेकिन साइन 30 डिग्री का मान 1/2 मतलब 0.5 होता है। तो 0 से बढ़ा ना, तो कोणवा बढ़ाए तो वैल्यू बढ़ा। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा का मान, लेकिन कॉस थीटा में याद करके रखना बेटा, कॉस थीटा में अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान एकदम याद रखेंगे। ये सब कहीं ना कहीं काम देगा आपको। आज काम आ रहा है साइन थीटा वाला, अरे है ना, तो बोल कि अगर थीटा का मान बढ़ेगा तबे साइन थीटा का मान भी पक्का। कहने सुन बेटा, खूब ध्यान सुनना। अब यहां से हम लिखेंगे या साइन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अपवर्तनांक। बोल हाँ या ना यार? मतलब इसका कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर n का मान यहां पर घट रहा था ना, तो देखो साइन आर और n कैसे व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो सोचो अगर n का मान घटेगा, n का मान, तो वेरी गुड, समझ में आ रहा है तुम लोग को? खूब ध्यान समझना। n का मान अगर घटेगा तो साइन आर का मान और साइन थीटा का मान कब बढ़ेगा, जब थीटा का मान बढ़ेगा। नहीं आया? नहीं आया? समझ में आया? बोलो नहीं आया? तो सोच
वेव इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ का मान, तो अपवर्तनांक का मान, और अपवर्तनांक का मान घटेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसलिए आर का मान क्या होगा बेटा? तो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका होगा? समझ में आ गया? मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी, मीडियम इसके लिए रेयर हो गया है, बोल हाँ या ना। और सबसे कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका होगा? तो बोल यहां से जब ये व्हाइट लाइट आएगी तो क्या ये व्हाइट लाइट अपने 7 रंगों में टूटेगी बेटा? तो टूटेगी तो सबसे पहले क्या होगा? यहां पर वॉलेट डाला जाए कि यहां पर वॉलेट डाला जाए? कि नॉर्मल के पास वाला वॉलेट होगा? शाबाश, देख बेटा, सब दिखाई देगा, अभी थोड़ी देर रुक जाइए। देखो इधर, वायलेट, वायलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो का मतलब इंडिगो के बाद ब्लू, ओकरा बाद ओकरा बाद ओकरा बाद ओकरा बाद बता रहे हैं व्यवस्था। जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते नहीं तब हम क्या पढ़ाते रहनी। आप क्या कीजिएगा, ऐसे 7 रंग बनाइएगा, 7 गो लाइन बनाइएगा, और 7 लाइन बनाने के बाद यहां पर लिखेगा भी, यहां पर लिखेगा भी आई बी जी वाई ओ आ। अब समझ में आ गया बेटा? लेकिन अब देखिए आप गलती कहां करते हैं बेटा, कि जब हैंग आएगी ना लाइट, नॉर्मल हो गया, हैंग लाइट आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, आप लोग ऐसे बनाते हैं। अरे भाई पहली बात, बनाओ कैसे हमको मतलब नहीं है, लेकिन मैटर थोड़ा समझना है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में आती है तो भाई जो इंसिडेंट रे का दिशा है, क्या इससे बाहर कभी जा सकती है? नहीं। क्या सब बेंड करेगी बेटा? इसलिए यहां पर देखो बेटा, इसमें जितनी भी देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो यही है। बोल हाँ है ना? तो जितनी भी लाइट होगी, जो भी आपकी लाइट होगी, वो सब इसके अंदर में होगा, सब टेंसर में है। तो नॉर्मल की ओर सब मुड़ा हुआ है, बोल है ना? लेकिन इसी में कोई ज्यादा मुड़ा है, कोई कम मुड़ा है, बोल समझ में आ गया? और इस कारण से व्हाइट लाइट हमारी क्या हो जाती है बेटा? 7 रंगों में टूट जाती है। बात समझ में आ गई? तो क्या यहाँ पर फ्रिंज लगाने की जरूरत है? नहीं। अब कहिए सर हम पानी में लाइट गिराते हैं तो हमको 7 रंग में नहीं दिखाई देता है। तो होता क्या है कि भाई इतना ना चपा हुआ होता है, होता है 7 गो रंग अलग अलग नहीं दिखाई होगा, अलग अलग नहीं, ज्यादा उनमें कल पढ़ेंगे। भाई एगो एंगल दिखाई दे रहा है ठीक ठाक, रेड और वायलेट के बीच का कोण दिखाई दे रहे हैं। तो जिसमें अगर ये ज्यादा होगा तो डिस्पर्जन दिखाई देगा, और जिसमें ये कम होगा तो कम नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि 7 रंग मिल जा रहा है, 7 रंग मिल जाए तो व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन टूटता नहीं। बात है यहाँ पर डिस्पर्जन नहीं हुआ,
बात समझ में आ रही है? तो कहीं कहीं डिस्पर्जन हमको दिखाई देता है और कहीं पर डिस्पर्जन हमको दिखाई नहीं देता है। तो नहीं दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर लाइट 7 रंग में नहीं टूटी है, वहां पर भी लाइट हमारी 7 रंगों में टूटी है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? बाकी हम लोग कल इसको एक्सप्लेन कर भाई, कल आके लिख लीजिएगा, कल आके लिख लीजिएगा। हाँ, अच्छा रिकॉर्डिंग चालू किए थे रे? हाँ हाँ है।